33, 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 smooth spheres A and B having equal radii lie on a horizontal table. A is of mass m and B is of mass 3m. The spheres are projected towards each other with velocity vector यानी ऐसे दिया हुआ है, एक का कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये है ना, ये मास m है, ये a है, और दूसरा है एक ऐसा और ऐसा, ये b है. When they collide, the line joining their centers is parallel to the, यानी इसके along इनका collision हो रहा है. इसका मतलब ये ऐसा है, collision ऐसा हो रहा है, ये A और ये B, ठीक है. अपने को यहाँ दिया हुआ है VA वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप, VB वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप मीटर पर सेकंड respectively, and when they collide, the line joining their centers is parallel to the vector I cap if the coefficient of restitution, यानी अपने को E की वैल्यू इन दोनों का बीच का दिया 1/3 है. Find the velocities after impact and the loss in kinetic energy caused by the collision. Find also the magnitude of the impulses that act at the instant of impact. Impulses भी अपने को find करना है, ठीक है. जब कॉलिजन हो रहा है उस समय इम्पल्सेस कितने डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. अब इसने ये निकाले कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं कह रहा है, इसने सिर्फ कहा इम्पल्स पता होगी, ठीक है. तो कैसे करेंगे देखो इसको. क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो स्फेयर्स है वो स्मूथ है. तो यहाँ देखो कि इनके जो ये जो कंपोनेंट होंगे इसके लॉन्ग ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये तो चेंज होंगे नहीं क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं वाई डायरेक्शन में, है ना. तो ये ऐसे टच रहेंगे. तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, इसका ये कंपोनेंट क्या, जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, और ये 1 मीटर पर सेकंड. डायरेक्शन बताए तो माइनस की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, इसका मतलब तभी तो माइनस जे कैप लिया हमने. तो यहाँ क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, ये यही बना रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, और इसका ये कंपोनेंट यही बना रहेगा बिफोर एंड आफ्टर, है ना. तो ये हमें है. तो कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि ए का ये कंपोनेंट हो जाता है V1,
और इसका ये कंपोनेंट हो जाता है v2, और ये तो 1 मीटर पर सेकंड ही है, ये 2 मीटर पर सेकंड है। ओके, ये इनका कॉमन नॉर्मल भी है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी है। तो एक तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एम, इसका मास कितना है 3m, इसका 3m है, इसका m है, तो +2 इंटू 3m इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 3m इंटू v2, तो ये हो गया 5 + 6 इक्वल टू v1 प्लस 3v2, और ये हो गया 11, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो एनर्जी तो कंजर्व करा नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो पार्शली इनलास्टिक कोलिजन है या पार्शली इलास्टिक कोलिजन है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हमारे पास में, ई न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन। तो E इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस वी1 बाई u2, u2 कितना है इसका, सॉरी u1 माइनस u2, तो v2 कितना है नहीं मालूम, v2 माइनस वी1 बाई u1 कितना है 5 माइनस 2, तो एक इक्वेशन ही आ गई है ना। और यहाँ इसको क्या लिखेंगे 1/3, तो कितना हो गया 3, यानी आ गया 1 इक्वल टू v2 माइनस वी1, है ना। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, लिख लो इसको। लिख लिया सर। लिख लिया ना। अब ये क्या कह रहा क्वेश्चन में अपने से, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट एंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कॉज्ड बाय द कॉलिजन, और इम्पल्सेस भी बताने अपने को। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो आप देखो कि क्या क्या वेलोसिटीज आ जा रही है। तो इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 करते हैं, तो आप देखो माइनस वी वन से वी1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 12 इक्वल टू 4v2, यानी v2 इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकंड, और इसको यहाँ रख देंगे 1 में, तो 3 माइनस वी1, यानी v1 इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमारे पास से वेलोसिटीज आ गई है।
अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं। एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? एनर्जी लॉस निकाला जाता है, तो पहला पार्ट है, पहला पार्ट तो मिल ही गया, वेलोसिटीज क्या क्या है, ठीक है ना, वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वी ए डैश वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड। वी बी डैश वेक्टर क्या मिला आपको यहाँ, वो मिला 3i कैप माइनस j कैप मीटर पर सेकंड। तो इसने कहा कि ये वेलोसिटीज आ गई, फिर कह रहा लॉस, तो डेल्टा एच इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ इनिशियल क्या है यहाँ, 2 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 1/2 3m 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, माइनस फाइनल 1/2 m 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 3m 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपके पास लॉस का, ठीक है। इस तरह से लॉस निकाल लो। इनिशियल माइनस फाइनल किया जाता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस सर, समझ गया। हाँ, अब उसके बाद उसने कहा वो भी बताओ इम्पल्स क्या होगा। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब इम्पल्स लग रहा होगा तो इसको इधर की तरफ जे लग रहा होगा, तो इसको इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना। यानी इम्पल्स की जब हम बात करेंगे तो किसी एक बॉल को लेते हैं, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ बॉल बी, तो जे इधर लग रहा है, जे मतलब क्या है, ये जे मतलब एन डेल्टा टी है। क्या लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब 3m इंटू वी टू माइनस 3m इंटू 2 ना, तो 3m को बाहर ले लो, v2 कितना आ रहा है इसका, बी बॉल के लिए बात करें तो 3 आ रहा है -2, तो ये आ गया 3m, ये इम्पल्स आ गया इसका, ठीक है ना। सर मतलब ओनली इम्पल्स लिया है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का लिखना हाँ बस वो लेना है, जब है। तक वो ओके ये सर। नहीं बोला कि इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे करना है, लिख लीजिए इसको। हो गया सर, लिख के। सबने लिख लिया, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे अप्लाई करना था। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 34। Small steel ball A is suspended by an inextensible thread of length दिया y, है ना, 1.5 from O। स्मॉल स्टील बॉल है, लेकिन मैंने समझने के लिए बड़ा सा ले लिया, बना लिया। अनदर आइडेंटिकल बॉल यानी दोनों का मास सेम इज थ्रोन वर्टिकली
downward so that surface remains just in contact with the thread, है ना। आइडेंटिकल बॉल है, इसका मतलब ये बॉल जब आ रहा है यहाँ, तो ये ऐसे टकराएगा इससे ना। अरे एक मिनट यार, फिगर ही नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अब बनेगा। ये हमारे पास में ऐसा है। तो इनका कोलिजन जो होगा वो ऐसा होगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर स्मॉल स्टील बॉल ए is suspended by an inextensible thread of length L from O. Another identical ball is thrown vertically downward such that its surface remains just in contact with the thread during downward motion and collides elastically with the suspended ball. ठीक है, यानी E की वैल्यू यहाँ 1 है। If the suspended ball just completes vertical circle after collision, calculate the velocity of the falling ball just before collision. यानी ये बॉल कैसे आ रही, लेकिन ये बॉल ऐसे आ रही थी, इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने मान लिया कि u था। अब आप यहाँ देखो जो कॉलिजन होगा, क्योंकि जो रॉप है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, तो यहाँ जो इम्पल्स इस बॉल को लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, और इसको जो इम्पल्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, यहाँ इस बॉल पर ये थ्रेड, इस थ्रेड पर भी तो इम्पल्स ऐसे लगेगा, किस पर, बॉल ए के लिए अगर मैं बात करूं तो बॉल बी है, तो ये जो नॉर्मल का जो इम्पल्स आ रहा है एन डी टी, उसका ये कंपोनेंट वो तो ये बैलेंस कर देगा। कौन, ये टी डी टी जो डेवलप होगा यहाँ। लेकिन जो एन डी टी का ये जो कंपोनेंट है यहाँ, ये क्या करेगा, इसको वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो यहाँ आप अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मालूम है मोमेंटम सिर्फ अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही कंजर्व रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन नहीं रहेगा। क्यों, तो अब आप कहेंगे सर यहाँ वर्टिकल में डाउनवर्ड एमजी लग रहा है ना, लेकिन टी जो है ना वो तो इम्पल्सिव है, वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर पूरे सिस्टम को अगर आप देखोगे तो पूरे सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में एक इम्पल्सिव फोर्स आ जा रहा है टी, इस वजह से वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल में तो रहेगा। ये बात सुनना ही पहले। यस सर।
इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो कैसे करें। अच्छा ये स्मूथ है ना, लेकिन स्टिल बॉल स्मूथ ही मान के करेंगे। कुछ बोला नहीं, मतलब ये स्मूथ है, स्मूथ बॉल से, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मोमेंटम तो हॉरिजॉन्टल में कंजर्व रहेगा, लेकिन मैं इसको इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, उससे भी कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसको एन डी टी अगर इधर लग रहा है तो इसको एन डी टी इधर लग रहा है, तो इसको बॉल बी को, है ना। तो बॉल बी का पहले बात करते हैं। तो फॉर बॉल बी, इसको इम्पल्स ऐसे लग रहा है ना। इसकी वेलोसिटी इधर थी, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रिजोल्व कर लेंगे इसके अलोंग और इसके अलोंग, है ना। तो आप यहाँ देखो, पहले देख लेते हैं। देखो इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी ना। तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, ये एंगल थीटा है मान लो। तो यानी r बाई 2r इक्वल टू क्या लिख दोगे, साइन थीटा। यानी थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ 30 डिग्री। अगर ये थीटा 30 डिग्री है, इसका मतलब देखो यहाँ ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो यानी u का ये कंपोनेंट क्या होगा, u साइन 30, और ये हो जाएगा u कॉस 30। तो ये तो बिफोर कोलिजन है ना। आफ्टर कोलिजन मैंने मान लिया कि इसका, क्योंकि ये u साइन 30 तो चेंज होगा नहीं, तो ये कंपोनेंट हमने मान लिया कि ये u1 है, सॉरी b है ना, उसको u2 मान लेता हूं मैं। क्लियर। अब यहाँ देखो, इम्पल्स इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, u साइन 30 तो चेंज होगा नहीं, तो इम्पल्स इक्वेशन देखो, इसका चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए इम्पल्स इक्वेशन, तो एन डी टी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, एम u2 माइनस एम u cos 30। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए वो माइनस लिया मैंने वहां, है ना। ये तो इस बॉल के लिए लिख लो ये पहले। लिख लिया। यस सर। अब यहाँ देखो, अब बॉल इसके लिए बात करते हैं, बॉल ए के लिए। तो बॉल ए पे देखो, पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 ही थी, कॉलिजन के जस्ट बाद इसको ऊपर क्या लग रहा होगा, टी डी टी, इसको इधर लग रहा है एन डी टी, है ना। और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा एन डी टी साइन 30, है ना, और इसका ये एन डी टी कॉस 30। तो वो तो इसको बैलेंस कर जाएगा, तो इसकी वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन आप देखोगे कि इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ v2 इस डायरेक्शन में, और ये v2 क्या होना चाहिए, √5gl होना चाहिए ना। मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि थ्रेड से बंधा हुआ है बॉल है, तो वेलोसिटी मिनिमम क्या होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट करे
√5GL याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ये लिख लो तो फिर। तो यहाँ देखो, इसको v2 वेलोसिटी इसके अलोंग मिला, किसकी वजह से मिला? dt sin 30 की वजह से। यानी यहाँ लिखेंगे dt sin 30 इक्वल टू mv2। इनिशियल तो 0 था, और एक इक्वेशन ये हमारे पास में है ना, तो यहाँ रख देंगे उसको। तो एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, लेकिन एक चीज और है अब यहाँ। अभी आप देखा जाए हमारे पास, क्योंकि अपने को तो u फाइंड करना है, तो u2 भी अननोन है और v2 भी अननोन है। तो लेकिन एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास में, अगर आपको याद हो, कौन सा? न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कॉलिजन। उसको यूज करूंगा मैं, क्योंकि कॉलिजन कौन सा है यहाँ? इलास्टिक है, यानी E इक्वल टू 1 है। तो उसमें कौन सी वेलोसिटीज लेते हैं? तो हमारे पास उसमें जो वेलोसिटीज लेते हैं, उसमें फॉर्मूला है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो इसमें कैसे वेलोसिटीज लेते हैं? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज इसमें लेंगे, यानी इसके अलोंग वाली वेलोसिटीज लेते हैं। तो यहाँ v2 क्या है? v2 होगा ये इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किसका? इसका। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि v2 तो इधर है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेंगे तो एंगल यहाँ कितना है? 60 डिग्री है। तो यानी हमारे पास हो जाएगा E इक्वल टू v2 है, मैंने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया क्या बॉल के लिए, तो इसको v1 लेता हूँ ना, मैं क्या ही गड़बड़ कर रहा हूँ। चलो, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो ना, इसको v1 ले लेते हैं ना। मैंने यहाँ भी v1 ही ले लेते हैं, क्योंकि ये v1 ले लिया। तो v1 का ये जो कंपोनेंट होगा किसके? इसके अलोंग ये लेना है ना। तो v2 क्या लेना है? लेकिन यहाँ v2 लेना है, ये दरअसल मुझे u2 जो लिया ना वो v2 लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैंने u2 ले लिया, तो यहाँ लेंगे u2, है ना, माइनस v1 क्या है यहाँ? v1 है √5GL cos 60 डिवाइडेड बाई u1 क्या था? बॉल 1 का तो 0 ही था, माइनस u2 कितना है? u cos 30। ये समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी मैंने? यस सर। मैं समझ में आ गई सब लोगों को इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ? कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट्स लेना होते हैं यहाँ, ये वेलोसिटीज लेनी होती है। यस सर। तो आ जाएगा। क्या करेंगे अब हम लोग? यहाँ एक इक्वेशन ये 1 2 और ये 3 इक्वेशन हो गई है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आप देखो कि फ्रॉम 2 and 3, तो एन डी टी की वैल्यू क्या? देखो यहाँ से एन डी टी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से देखो, तो हो गया 2mv1। इसको उसमें रख देंगे तो -2mv1 इक्वल टू mu2 माइनस mu cos 30, है ना। और यहाँ से देखो आप फ्रॉम 3, लेकिन v1 अच्छा हाँ
V1 तो V1 तो अपने को दे रखा है, देखो यहाँ तो रख देंगे, तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो -2√5GL इक्वल टू U2 माइनस U cos 30, और ये हो जाएगा फ्रॉम 3, तो क्या लिखेंगे U2 माइनस √5GL इंटू 1/2 इक्वल टू माइनस U, ये हो गया √3/2। इस U2 की वैल्यू यहाँ रख दो, है ना, यहाँ से U2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, आपको U मिल जाएगा। सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, मैं सोल्व करता हूँ। देखो U2 की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो -2√5GL इक्वल टू, ये हो जाएगा √5GL/2 माइनस U √3/2 माइनस U √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा U √3 इक्वल टू, ये 1/2 प्लस आ गया, तो √5GL/2 प्लस 2√5GL, तो आ गया 5/2 √5GL U√3, U इक्वल टू आ गया 5/2 √3 इंटू G कितना है 10 इंटू L कितना है 1.5, तो देख लो कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। तो कैसे, वो यहाँ देखो ऊपर क्या मिल रहा है 75, यानी 3 इंटू 25, तो √3 से √3 यहाँ हो गया हमारे पास में 25/2 आ रहा है, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कैसे कर रहा हूँ। हाँ सर। तो लिख लीजिए। तो इस तरह से करना है। बाकी क्वेश्चंस नहीं किया आप लोगों ने? किया है सर। एग्जाम्पल 36 किया, बताना है 36 बताना है क्या? उसके बाद जैसे 39 तो कर लिया था हमने, 40 भी कर लिया था। ये सारे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स भी करनी थी। प्रॉब्लम्स की आप लोगों ने? चलो बाकी लोग भी कर लो, 36 में तब बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं।
लिख लिया? यस सर। चलिए नया चैप्टर शुरू करता हूँ, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। आप लोग कर लो। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसका। सर बोलिए। सर वो 36 में बस एक ही डाउट था कि सर वो बॉटम बोला तो हमें नीचे ही मानना पड़ेगा क्या बीच में? हाँ, नीचे मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड है किसके, वो जो ट्रॉली है या जो भी है ना। लेकिन क्या है कि होगा क्या, जब वो सैंड आएगा ना तो उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो होगा ना उसमें। इसका मतलब रिलेटिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका 0 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, अब करिएगा उसको, आ जाएगा। अब यहाँ देखो, आप जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के नोट्स का पहला पेज देखो और टॉप पर देखो, वहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ लिखा हुआ है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। उसने ये यहाँ भी इन्होंने ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में ही क्यों डाला इन्होंने, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, जितना ज़्यादा आप इमेजिनेशन कर सकते हो करिएगा, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पेशेंस के साथ सारी क्लास अटेंड करेगा तो ही समझ में आने वाला है, वो भी थोड़ा बहुत आ गया तो, मैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाएगा। चलिए, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिजिड बॉडी होती क्या है। तो मैं क्लियर कर दूं, इस नेचर में, इस यूनिवर्स में कोई बॉडी रिजिड नहीं होती है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बॉडी रिजिड है, क्योंकि डिफॉर्मेशन होना ही होना है। तभी तो हम लोग डिफॉर्मेशन पर भी पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी जो टॉपिक है उसमें यही तो बात करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिजिड बॉडी मिले आपको, ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे बस, है ना। तो रिजिड बॉडी क्या है पहले वही समझ लेते हैं, क्योंकि जब रिजिड बॉडी की बात कर रहा है तो कोई भी बॉडी अगर आप लेते हो और उसके 2 पॉइंट अगर आप चूज करते हो, तो अगर हमने मान लो फोर्स लगाया है, इसको डिफॉर्म किया, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, कोई भी 2 पॉइंट अगर आप चूज करते हो तो। आ रही बात सुन में? तो ए सी क्या है, इनवेरिएंट है, बी सी भी इनवेरिएंट है, ए बी भी इनवेरिएंट है, यानी टाइम के साथ ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक,
तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन any two points. Distance between any two points does not change with time even after a deformation force is applied. ओके, इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो यहाँ हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, यानी कोई भी बॉडी जब लेंगे तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पहले तो दिमाग में ऐसा बैठा लेना है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो लिख लीजिए। डिफॉर्मेशन फोर्स है। ठीक है ना? अब यहाँ हम लोग एक तो देखो, तो मैंने जैसे कहा कि हम क्वेश्चन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? और हमने अभी सेंटर मास पढ़ चुके हैं, तो वहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ यूज करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ जो हम मोशन की बात करेंगे, तो एक मोशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन, तो है ना? तो यहाँ हम लोग जो मोशन डिस्कस करेंगे उसमें एक तो ट्रांसलेट मोशन तो कर ही चुके हैं, है ना? लेकिन यहाँ रोटेशनल मोशन की बात करेंगे हम लोग। अब आप कहेंगे सर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ तो लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन सर्कुलर मोशन में भी हमने जो बॉडी लिया था उस बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी? सेम थी, क्योंकि वहां भी हमने बॉडी को क्या माना था? पॉइंट मास माना था। तो सेंट्रो मास के पहले तक हम लोग बॉडी को क्या मानते हैं? पॉइंट मास मान रहे थे, है ना? लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रो मास का यहाँ सिग्निफिकेंस होगा हमारे लिए, यानी बॉडी के रोटेशन की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? यहाँ अलग अलग है। हर पॉइंट, बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है।
ठीक है। और ट्रांसलेटरी मोशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर रोटेशनल मोशन भी पढ़ा तो आप पार्टिकल की रोटेशनल मोशन पढ़ा है, रिजिड बॉडी का थोड़ी पढ़ा है। रिजिड बॉडी का था लेकिन उसको हमने पॉइंट मास मान के किया था। यहाँ जब रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ अलग अलग होगी। तो उस बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास भी होगा, उसकी मोशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन तो हम खैर पढ़ ही चुके हैं, वो तो रहेगा ही। रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, है ना, और उसके बाद कंबाइंड मोशन की बात करेंगे। कंबाइंड मोशन में क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, दोनों को कंबाइंड करके बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ बोले हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में आपको बता ही चुका था। ट्रांसलेटरी मोशन में आपको मालूम है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना। रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा, है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। फिर कंबाइंड मोशन पे जाएंगे। तो अभी तो इतना ही समझना है, आगे की बात मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर। ठीक है, तो वैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडी, वो भी समझ लेते हैं। तो एक होगा ट्रांसलेटरी मोशन, इसके बारे में बता ही चुका हूं मैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट का क्या होगा? सेम होगा। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। एक होगी रोटेशन मोशन, और एक होगी कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन में जिसमें ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल दोनों मोशन होगा, है ना। इसको मैं टी ले लेकर को ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशन मोशन दोनों को बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो रोटेशन मोशन में क्या होगा पहले वो उसका थोड़ा सा समझाता हूँ आपको मैं। ये लिख लीजिए, लिख लिया सबने? नहीं सर। कंबाइंड तो आगे बताऊंगा मैं आपको, रोटेशन का थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेटरी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। रोटेशन मोशन में थोड़ा समझते हैं। लिख लिया? यस सर। यस सर। तो रोटेशन मोशन में क्या होता है कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर आप लेते हो तो ये बॉडी मान लो इस पॉइंट के अबाउट हमने इसको हिंज किया हुआ है, एक पॉइंट इसका क्या होगा? रेस्ट पर होगा, है ना, फिक्स्ड होगा। और ये पूरी की पूरी